अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी महाज पर बड़ी अहम खबरें हैं इस हफ्ते भी, और बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस हफ्ते में ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब का नैब तरामीम केस में अपीयर होना, वहाँ पर उनकी गुफ्तगू, और फिर जिस कमरे में वो मौजूद हैं, जेल के जो सेल है उनका, उसकी जो तस्वीर जारी की गई हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें मौजूए बहस बनी रही हैं। और इस पर पीटीआई का अपना मौक़िफ़ है जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि किस तरह से एक डेथ सेल में रखा गया है बानी चेयरमैन को, और उनको कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात के मुख्तलिफ लोग इस बात का इंदिया देते नज़र आते हैं कि उनके जो मामलात थे वो इससे ख़राब तर थे, और ये तो बड़ी VIP सहूलियात हैं। तो बहरहाल बज़ाहिर देखने में नज़र आ रहा है कि एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर बानी पीटीआई को रखा गया है। ये बात दुरुस्त है कि उनको एक्सरसाइज मशीन वगैरह तो फ्राहम की गई है, लेकिन बहरहाल क्या ये वही A क्लास है जो कि आमतौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिलती है कानून के मुताबिक? ये सवाल अपनी जगह बहरहाल मौजूद है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई से हम ये भी देख रहे हैं कि FIA की तफ्तीश भी अब शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पर जो हमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से एक वीडियो उनके अकाउंट से पोस्ट की गई थी, उसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सीनियर मेंबरान को भी FIA ने बुलाया, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब से भी तफ्तीश की गई है। और उससे क्या अब आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या कोई नया मुकदमा, और वाकई वो कोई अगर बनाया जाएगा तो कोई तगड़ा मुकदमा होगा? इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर उमर अयूब साहब का ये कहना कि वो दोबारा से इलेक्शन देख रहे हैं इसी साल में, क्या वाकई ये हकीकत से करीब तर उनका क़यास है या फिर अभी ये ख़याली बातें हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें नईम हैदर पंजोता साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब के वकला की जो एक फ़हरिस्त है उसमें ये भी शामिल हैं और भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मुझे ज़रा सा मौका दीजिएगा, मैं इमरान साहब से ज़रूर एक कमेंट लूँ और फिर हम दोनों आपसे सवालात करते रहेंगे। इमरान साहब, ये जो ख़ास तौर पर FIA की जो एक तफ्तीश शुरू हुई है इमरान खान साहब से, पहले तो उन्होंने मुलाकात नहीं की FIA की टीम से कि वो वकला की मौजूदगी में बात करेंगे। आज उनकी अडयाला जेल में सहाफ़ियों से भी इस बारे में गुफ्तगू हुई। वो ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया की टीम है उनकी, वो उनके साथ खड़े हैं, वो अपनी ट्वीट को भी ऑन करते हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वीडियो उन्होंने बहरहाल देखी नहीं है, ना ही वो जेल से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर आपको लगता है जो भी कोई मुकदमा अगर हुकूमत बनाना चाहे तो वो एक स्ट्रॉन्ग मुकदमा हो सकता है कि जब एक शख्स अपना अकाउंट खुद चला ही नहीं रहा तो कितना उसके ऊपर जिम्मेदारी आप डाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सीधी सी है, देखिए इमरान खान साहब हों या कोई भी और हो, एक बात ज़ेर में है कि जिसका एक अकाउंट है और वो ऑन भी कर रहा है और इस बात को भी ऑन करता है कि जी जो टीम है मैं उसको भी ऑन करता हूँ, तो फिर जिम्मेदारी कानूनी तौर पे उसी की बनती है। क्योंकि अगर वो उसको ऑन ना कर रहे हो और उनको ना पता हो, कोई वो फेक तरीके से उसको ऑपरेट करे, तो फिर तो आप बड़ी जुमा हो सकते हैं कि जी मुझे तो नहीं पता, किसी ने हैक कर लिया और उस पर क्या कर दिया। लेकिन एक आपने खुद पासवर्ड दिया और आपने खुद एक टीम नॉमिनेट की है और डेजिग्नेट की है और उसी को ये सारा दिया, तो फिर आप इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हिदायत वो कहते हैं मेरी होती है, आखिरी जो चीज़ जो फाइनल पोस्ट होती है वो तो वो नहीं ज़ाहिर है रिव्यू करते। अच्छा, अब अगर ये रिव्यू नहीं करते या नहीं कर पाते जेल में होने की वजह से, तो फिर भी इनकी जिम्मेदारी है, वो इस तरह से जिम्मेदारी है कि आपने उस टीम को ही क्यों नॉमिनेट कर दिया। अगर वो इतनी ही गैर जिम्मेदार है कि इस तरह की सेंसिटिव चीज़ें जो हैं वो उस पर वो कर दें जो आपको बाद में आपको उसकी सज़ा भुगतना पड़े, तो ये बड़ा फिर एक अजीब सा मामला है। लेकिन क्या वाकई नईम हैदर पंजोता साहब आप समझते हैं कि ये जो ट्वीट है इसमें ऐसी कोई सेंसिटिव बात थी, या जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि कोई मुतनाज़ कंटेंट है, गैर जिम्मेदार कंटेंट है और इसकी वजह से एक नया केस तैयार हो जाएगा? आप भी समझते हैं ये ऐसा ही कंटेंट था? और बानी पीटीआई का इस पे मौक़िफ़ एग्जैक्टली क्या है? देखिए, बहुत शुक्रिया समीना, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि इस वक्त मामला क्या है, असल वजह क्या है, ये केस चलाने की, ये बनाने की, ये FIA के अंदर ये मामला स्टार्ट करने की, ये नोटिस भेजने की और तफ्तीशें जारी करने की। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक गद्दारी के हवाले से, एक मुकदमा बनाने के हवाले से एक काबीना ने, पंजाब काबीना ने एक जनाब उसके ऊपर एक बैठक की और एक चीज़ पास की कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
वो क्यों ऐसा किया गया था, क्यों वो बैठक हुई, क्यों काबीना का इजलास बुलाया गया। देखें, इस सारे मामले के पीछे वजह ये थी कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं दिन ब दिन वो ख़त्म हो रहे हैं। खान साहब के केसेस अगर किसी फॉरम के ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो जब ओपन समाअत होती है तो वहाँ पर दलाइल दिए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन नाकाम रहती है। अब अगर उसे ये कहना कि उनकी तैयारी नहीं है, नहीं, केसेस झूठे हैं, उनके अंदर कुछ चीज़ होती नहीं है, कोई शवाहिद नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल आपने साइफर देखा तो पूछा गया कि कैसे तल्लुकात ख़राब हुए हैं आपके अमेरिका से, कैसे आप कह सकते हैं कि जनाब ये जो है ये जुर्म हुआ, ये इसने किया है और उसने ऐसा काम किया। तो लिहाजा उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। मतन भी उन्होंने खुद मान लिया कि वही मतन था जो इमरान खान साहब कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें होकर जब वो देख रहे हैं कि अब इद्दत केस रह गया, तो इद्दत केस में एक जज को भगाने का उन्होंने एक चाल चली और वही उन्होंने किया, खबर मानका के ज़रिए सारा कुछ करके और जज पर प्रेशर डाल के उन्हें पीछे हटाया। अब उन्हें पता था कि और कोई ऐसा केस नहीं जिसमें वो पाबंद सलासल हो, तो उन्होंने कहा कि चलें ये उठा लिया जाए। अब आज भी हमारी मुलाकात हुई, 2 घंटे जारी रही और अभी FIA की टीम जो है वहाँ पर गई थी और खान साहब ने पहले ही उन्हें जब वो गए हैं FIA वाले, खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो आप मुझसे माफ़ी मांगें, आपने एक झूठा केस साइफर का बनाया और मैंने वो जो काम किया था साइफर कौम को एतमाद में लिया था, वो इसलिए किया था कि इज़्ज़त आबरू खुददारी का मसला था। मैंने यही बताया था कि हम कोई ग़ुलाम कौम नहीं है और उसके ऊपर आपने झूठा मुकदमा बना दिया, तो लिहाजा सबसे पहले तो आप माफ़ी मांगें। लिहाजा उन्होंने माफ़ी उधर नहीं मांगी, लेकिन साथ ही जो हमीदुर रहमान कमीशन है रिपोर्ट, उसके हवाले से उन्होंने सवालात किए। तो खान साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखा है उनके सामने। खान साहब ने कहा कि 1971 के अंदर जो उस वक्त याहिया खान थे, एक फ़र्द की खातिर जो है उस वक्त, हालांकि आज भी उन्होंने जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, हम साथ खड़े थे, उन्होंने कहा था कि अवाम ने एक जमात को मुंतखब किया था। आज भी वही सूरत हाल है कि एक जमात जो अक्सरियत से है, इस पे तो शायद किसी को एतराज़ हो भी ना। मुल्क के अंदर अगर दोबारा प्रॉब्लम आ रही है जी, वो आपकी बात ठीक हो गई, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मौजूदा भी जो आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से भी मुसलसल PTI के ऑफिशियल अकाउंट से भी, खान साहब के भी अकाउंट से इस तरह का कंटेंट जारी हो रहा है जो कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं और जिसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आप रियासत मुखालिफ एक तरह से ये काम करें जब आप इदारे के ख़िलाफ़ ऐसा लग रहा है कि उकसा रहे हैं लोगों को। तो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? अगर खाली ये होता कि जी हमीदुर रहमान कमीशन पढ़ें और उसमें इस तरह से कुछ बताया जाता है तो शायद कोई बात लगता कि हाँ ऐसा ही, यहीं तक बात महदूद है, लेकिन मौजूदा लीडरशिप पे भी तो आप लोगों की तनकीद जारी है ना? नहीं, देखिए, अगर आप दूसरे एंगल से देखें ना, तो हुकूमत का हमेशा जो किरदार रहा है ओवरऑल, उसको आप अगर उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं ना, तो अगर जज साहब ये क्या कहते हैं कि जनाब मुल्क है कानून के मुताबिक चलेगा। उस वक्त मुल्क टूटा था तो खान साहब ने ये कहा है कि इस वक्त ये पोजीशन है कि इस वक्त की पोजीशन के मुताबिक मुल्क दिवालिया होगा, हमारी इकॉनमी बैठेगी, और वही चीज़ जो है उसके ऊपर उन्होंने बात की और उसी को उन्होंने हाईलाइट करने का कहा। हमीदुर रहमान कमीशन उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि जब मैंने पढ़ा है तो मैंने कहा ऐसे ट्वीट किया जाए। अच्छा पंजोता साहब, लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया की टीम है और जो आपकी मौजूद क़यादत है इस वक्त PTI की, ऐसा लग रहा है कि वो दोनों थोड़े फासले पर हैं। रऊफ हसन साहब तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि पॉलिसी बनानी चाहिए शायद हम लोगों को बाकायदा सोशल मीडिया के लिए, और वो लोग ज़मीनी हक़ाइक़ से उस तरह से आगाह नहीं होते, बाज़-औक़ात तजावुज़ कर जाते हैं बात करते हुए। तो आप ये क्या समझते हैं कि दो इसका मतलब आरा मौजूद हैं सोशल मीडिया के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो सोशल मीडिया टीम है इनके दरमियान फासला है? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि हर बंदे के एक मौक़िफ़ हो सकता है, उसका सोचने का अंदाज़ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट उन्हें बुलाया था और वीडियो के हवाले से उन्हें तो डेफिनेटली कोई ख़बर नहीं थी कि किस तरह की वीडियो अपलोड हुई है, और वीडियो के अंदर जिस तरह से फिर आपने देखा कि दूसरी तरफ से रिएक्शन भी आया, तो सारी चीज़ को देखते हुए रऊफ साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। खान साहब से आज जो मुलाकात हुई है तो खान साहब ने ख़ास तौर पर सोशल मीडिया टाइगर्स को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने काम किया है, जब हमारे रहनुमा जो हैं वो रूपोश उनको होना पड़ा, क्योंकि हुए नहीं, होना पड़ा, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर निशानात याद करवाना, लोगों के हक़ में आवाज़ उठाना, तो हमें तो सोशल मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है। और अगर आप देखें तो काजी फाइज़ साहब भी अब तो जिक्र करते हैं, एक्स का भी आज उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि आज कासिम सूरी को हम बड़ा देखते हैं कि वो एक्टिव, अब वो देखना शुरू हो गए वैसे मुझे लग रहा है उनके कमेंट्स से। पंजोता साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इमरान साहब की एक राय ज़रूर ले लूँ। इमरान साहब, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई हैं और मीडिया पर भी ज़ाहिर है तस्वीर आई हैं जो खान साहब के जेल के सेल की हैं, और उसके ऊपर बड़ी बात भी हो रही है। आपके नज़दीक क्या इसको VIP सेल कहा जा सकता है जैसे हुकूमत के लोग कह रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो आप देखें ना, बात एक आम पाकिस्तानी की,
मान लिया कि इमरान खान साहब एक आम पाकिस्तानी नहीं है, वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो मुल्क के एक हीरो हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने शौकत खानम बनाया, लेकिन देखना ये है कि क्या आम पाकिस्तानी जो है उसको भी जेल में कोई सहूलत इस तरह की मिलती है? ये इससे 100वां हिस्सा भी मिलती है। यहाँ एक पूरा सेल है, आपको एक्सरसाइज के लिए मशीन भी मिल गई, आपको किताबें भी मिल गई, आपको सहूलतें भी मिल गई, आपको एयर कूलर भी मिल गया। मैं ज़ाती तौर पे बतौर इमरान यकूब ये समझता हूँ कि ये बड़ी ही डिस्क्रिमिनेशन है। अगरचे मुझे ज़ाती तौर पे ये इमरान खान के शायान शान सहूलतें नहीं लगती, लेकिन जेल में सहूलतें हों ही क्यों? जेल में तो फिर सज़ा होनी चाहिए ना। आप वो सहूलतें इमरान खान को मिले, वो नवाज शरीफ को मिले, या बुक्स नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो सहूलत कौन सी लग रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये सब चोंचले होते हैं इशराफिया के। जो आम आवाम है, एक आम पाकिस्तानी, नहीं मैं दर पंजोता साहब एक वकील हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ गलत है, कि आम पाकिस्तानी गुना जिसने तसव्वुर भी ना किया हो, बेचारे को ज़बरदस्ती ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पे किसी मुकदमे में फंसा दिया जाए, उसको वहाँ कुर्सी क्या साफ नहीं मिलती। लेकिन जब अशरफिया जो आपकी जो सियासतदान है, जो हुक्मरान है, वो इक़्तिदार के मज़े भी लूटें और फिर उसके बाद जायज़ या नाजायज़ केसेस में जेलों में जाएं, तो फिर सहूलतों के भी तलबगार हों। यानी पहले वो इक़्तिदार के मज़े लूटें और फिर आप लाखों करोड़ों रुपए उनको जेल में रखने पे भी खर्च करें। मैं तो ज़ाती तौर पे किसी को भी, किसी भी हुक्मरान को, किसी भी सियासतदान को आम पाकिस्तानी से ज़्यादा सहूलत मिलने के ख़िलाफ़ हूँ, वो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। ये क्या बात है? बुक्स तो मेरा ख्याल है कोई भी पढ़ सकता है। नहीं, बुक्स पढ़ने में तो किसी को भी कोई मुमानियत नहीं होती। बुक्स तो जरूर पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। एक सहूलत जो एक्स्ट्रा लगती है वैसे वो एक एक्सरसाइज मशीन की लगती है, अदरवाइज तो वो इमरान खान साहब का तो आज ये भी वैसे क्लेम है, मैं भी पूछती हूँ पंजोता साहब से। मेरी गुजारिश सुन लें, आपने कभी किसी जेल को विजिट नहीं किया। मैं बीइंग क्राइम रिपोर्टर जेलों में जाता रहूं, लोगों को देखता रहूं, वहाँ एक एक बैरक में 25-25 लोग होते हैं और पंखे की आवाज तक नहीं होती। ये भी बात आप उनकी बात समझे। मैं इमरान खान तो मेरा इशू नहीं है। लेकिन इमरान साहब वैसे साबिक वज़ीर आज़म के लिए एक बेटर क्लास का कानून भी तो मौजूद है ना, अगर उन्हें कोई सहूलत दी भी गई है तो वो क्या गैर कानूनी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वो कानून बनाया किसने था? पार्लियामेंट में बनाया होगा। हाँ जी, इन्हीं लुटेरों ने बनाया है, जिन्होंने पता था, जिन्हें पता था कि हमने नाजायज जायज करना है और उसके बाद जब हम जेल में जाएं तो हमें तो सारी सहूलतें मिले, आवाम को ना मिले, या तो वो सारी सहूलतें फिर आम पूरे पाकिस्तान में जितने भी जेल में कैदी हैं, हवालाती हैं, उनको दें। बिल्कुल ठीक है। पंजोता साहब, आप क्या कहते हैं, ये सहूलतें आम पाकिस्तानियों को, अगर हम आप लोगों का ये मौक़िफ़ मान भी लें कि जी नवाज शरीफ साहब की जेल इससे बेहतर थी, चलिए मान लिया, लेकिन बात यह है कि हम इमरान खान की जेल का मुकाबला नवाज शरीफ की जेल से करें या आम आदमी की जेल से करें कि जिन्हें ये सहूलतें भी मौजूद नहीं होती, मैसर नहीं होती जो उन्हें दस्तयाब हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे मेरे भाई फरमा रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल सहूलतों के हवाले से तो जो आम कैदी हैं, जैसे इन्होंने फरमाया है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि एक बैरक के अंदर 25-25 लोग होते हैं और हमने ये भी वहाँ पर सुना है कि एक बैरक में 25 लोगों की कैपेसिटी है और वहाँ पर 100 लोग डाल दिए जाते हैं। ऐसे तो जेलों के अंदर जो कैदियों के साथ किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए, और वो भी इंसान है, उनको भी बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल होने चाहिए। कैदी, अब देखें यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसके अंदर जितने खुला हैं उसको अगर देखा जाए तो ये खला को मद्देनज़र रख के आप देखें कि कैसे केसेस जो हैं वो झूठे बनाए जाते हैं। एक बंदा उसने जुर्म ही नहीं किया होता और बेचारे को कोई सज़ाए मौत में होता है, कोई किसी उसको सज़ा दी गई होती है। तो यहाँ पर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, झूठे केसेस, झूठी FIR, सियासी बुनियादों के ऊपर हल्के के MP MNA लोगों पर झूठी FIR करवाते हैं कि आप मुझे वोट दे दें, आप उसको क्यों दिया। तो ये चीज़ें भी सारी मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो सारी सूरत हाल को देखते हुए कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है तो वो बेहतर होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जेल मैनुअल के मुताबिक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए एक उसकी क्लास है कि आपको B क्लास में रखा जाता है, कि जो भी प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसके मुताबिक उसको रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं रखते तो डेफिनेटली वो उस जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है। और यहाँ पर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे B क्लास में रखा जाए, अटक में थे। मैं पहला शख्स था जो मिला था खान साहब से, उस वक्त भी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि मुझे ये सहूलतें दी जाएं, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपको किस कंडीशन में रखा गया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, ऐसा यहाँ पर जैसे मीठा फेंका जाता है,
वाशरूम है उसकी वॉल ही नहीं है, वहाँ पर ऊपर कैमरे लगाए गए हैं ताकि मेरी प्राइवेसी के ऊपर हमला किया जाए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये सूरत हाल है कि कोई मतलब AC या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नवाज शरीफ को AC थे, प्रोटोकॉल थे, अटैच बाथरूम थे। इमरान खान के साथ तो कोई अटैच बाथरूम नहीं। और जहाँ पर बात की जाती है कि कूलर रखा हुआ है, तो कूलर तमाम डेथ सेल के अंदर है, कोई इमरान खान के लिए नहीं है। और वहाँ पर कोई लाइब्रेरियन नहीं है। अगर 4 किताबें वो एक खिड़की के अंदर पड़ी हैं तो वो साइज़ उसका देखें तो 8 बाई 10 की है, और डेथ सेल के अंदर रह रहे हैं। इमरान खान से मुलाकातें होती हैं हफ्ते में 1 दिन वकला की और 1 दिन पॉलिटिकल लोगों की, और वो भी हमने हाई कोर्ट मुख्तलिफ पटिशन दायर की, उसके बाद 6 लोग मिलते हैं 1 दिन में, और कभी कभी वो भी नहीं मिलते। अब कल उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब 4 घंटे खड़े रहे, नहीं मिलने दिया गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब दिन में अपनी मर्जी से मिलते थे, 2 दिन मुलाकातों का टाइम होता था, जिससे जितना मर्जी हो वो मिलते थे। और दूसरी तरफ उनको AC भी हासिल थे, बाहर से खाने आ रहे होते थे, B क्लास दी गई थी, सारी सहूलतें थी, लेकिन इमरान खान को नहीं दी गई। देखिए, और दूसरा कंपैरिजन ये भी करें कि इमरान खान के ऊपर क्या केसेस हैं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है जी, 100 मुकदमात वो बना दिए गए हैं जी, 109 का रोल है आपके ऊपर। साइफर केस था जिसमें आपने देखा कि कुछ चीज़ निकली नहीं है। तोशा खाना गया हाई कोर्ट में, फारिग हो गया। इद्दत केस में जय साहब भाग गए। तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे लीडर को अंदर रखा हुआ है जिसकी सारी स्ट्रगल जो है रूल ऑफ लॉ के लिए। अब वी होप कि काजी साहब ने भी कहा है कि वो ये सहूलियात से मुतालिक कोई जुडिशल ऑफिसर भेजेंगे सरप्राइज विजिट के लिए, तो देखते हैं कि क्या पता चलता है और कितने मुतमईन होते हैं काजी साहब भी इमरान खान साहब की सहूलियात को लेकर के। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं आगे PTI की स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर बड़ा ज़रूरी है बात करना। क्या सबके साथ मिलकर कोई एहतजाज का प्लान है, क्योंकि अभी तक हमें नज़र नहीं आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मौसर तौर पर सड़क के ऊपर परेशानी क्रिएट करने में कामयाब हो सकी हो। और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर नज़रें ज़रूर हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अदालतों से भी उस तरह का रिलीफ तो नहीं उनको नज़र आ रहा जो वो चाहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर तफसीली आके बात करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। उमर अयूब साहब तो कह रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन होंगे, लेकिन क्यों होंगे, कैसे होंगे, ऐसी तो हमें कोई चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही। नहीं मेदर साहब, हम तो नहीं देख रहे कि कोई बड़ी तहरीक आप लोग खड़े कर सके हों, या अदालतों ने कोई ऐसे सब कुछ उल्टा के कोई सामने रख दी है चीज़ें। हमें नज़र आ रहा है कि केसेस भी नए नए भी बन रहे हैं, अभी और उलझते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोग भी कोई ख़ास मौसर एहतजाजी तहरीक नहीं चला सके। तो क्यों आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? देखिए, अगर तहरीक की बात की जाए ना, तो इससे अगर आप देखें 2 सालों के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुख्तलिफ कॉज दिए, चाहे वो फ़लस्तीन के हक़ में हो, चाहे वो इंतखाबात के ऊपर हो, चाहे वो इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, या मुल्क के अंदर अदलिया की आज़ादी के लिए हो। और खान साहब ने जब जब हदायत की तब वो कॉल के ऊपर जो है वो हम निकले। लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो जिस दिन कॉल दी जाती थी तो 1 दिन पहले ही गिरफ्तारियां, छापे, अगवा और सारा सिलसिला जो है आपने देखा है कि पिछले एक पूरे अरसे में लोगों को जिस तरह उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर पार्टियाँ छुड़वाई गई, और जो लोगों के साथ सलूक किया गया, उस्मान डार की वालदा के साथ क्या किया गया, सनम, आलिया हमजा, मुख्तलिफ ये तो जारी रहेगा। फिर इसका मतलब है एहतजाज नहीं होगा, में रिहा होती हैं और दूसरे मुकदमे में। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल हुई कि जब कॉल दी गई तो उसके ऊपर गिरफ्तारियां की गई, और जिस दिन कॉल की जब कॉल दी गई उस दिन और उसमें हमारे लोगों को उठा लिया गया, मेरे ऊपर FIR हो गई, खोसा साहब को उठा लिया गया, सलमान खान राय साहब को लाहौर से उठा लिया गया, अली एजाज भुट्टर को उठा लिया गया। तो हुकूमत खौफ, डर इतना उनके अंदर है कि वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ ना कर ले। फार्म 47 के मुताबिक वो बैठे रहें, 5 साल गुजार लें, तो वो नहीं चाहते कि कोई एहतजाज हो। और फिर होता है ना कि एक एहतजाज होता है, उसके अंदर आप दफ़ा 144 लगी हुई है, आपने उठाया है और फिर आप अदालत में पेश कर दें। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर फिर भी जब खान साहब ने कॉल दी निकले। अब खान साहब ने इस वक्त जो प्लान दिया है वो दिया है कि आप पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर, दूसरे सूबों में भी आप जो अलाइंस है उसके साथ मिलकर जलसे जो हैं वो किए जाएँ। लाहौर में हमने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें 9 तारीख के लिए जलसे की हमने की है, और वहाँ पर रिजेक्ट हुई है। अब हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया है। सरगोदा में हम कर रहे हैं वर्कर कन्वेंशन। अच्छा, ये फरमाइएगा मंजूता साहब, अभी फिलहाल तो वर्कर्स कन्वेंशन का ही एक शेड्यूल आया है, लेट्स सी कि ये हो पाते हैं किस तरह से और कितनी गिरफ्तारी होती है। लेकिन
अभी अदालत में भी काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट। इधर हम देख रहे हैं कि जो ट्राइब्यूनल के जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके खिलाफ भी चलेगा लीगी रहनुमा इलेक्शन कमीशन। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद ट्राइब्यूनल के जजेस भी चेंज हो सकते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो अदालती चेंजेस आ रहे हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं उस बात को कंक्लूड कर लूँ तो अभी ईद के बाद जो है दोबारा जलसों का मज़ीद शेड्यूल जो है वो तेज़ होगा, और उसमें एक इस्लामाबाद के अंदर जलसे की हमने दरख्वास्त दी थी, जो हमें जगह नहीं दी गई, वो रवात में दी गई। फिर दोबारा उसको चेंज करने के लिए हमने कहा कि जहाँ पर चाहते हैं वहाँ पर जलसे की इजाज़त दी जाए, और बाकी शहरों में भी जो अलाइंस है वो आगे, क्योंकि उन्होंने लीड करना है, हम सारे साथ होंगे, और चकजई साहब उसके सरबराह, और सारी आपके सामने वो सारी सूरत हाल है। तो उसमें जो भी फिर होगा, हम PTI जो उनके साथ होगी। और एक कॉल जिसमें खान साहब ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान है, वो खान साहब ने कॉल बताई है, तो जिस वक्त खान साहब की कॉल होगी हम तैयार हैं। सेकंड बात यह है कि ये जो जजेस चेंज किए जा रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म 45 जब मंगवाए गए कि आप लेकर आएँ, 3 दफ़ा मौका दिया गया है। तारक फजल चौधरी साहब, दीगर जितने फॉर्म 47 के मुताबिक एमएनएज बने हुए हैं, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ौरन ही इलेक्शन कमीशन चले गए, और साथ में उन्होंने ये किया कि इलेक्शन ऑर्डिनेंस भी लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि अब रिटायर्ड जजेस भी जो हैं वो केसेस सुन सकते हैं, तो लिहाजा उनका दिल ये है कि वो रिटायर्ड जजेस के पास केसेस लगाए जाएँ, क्योंकि रिटायर्ड जजेस उनकी मर्ज़ी से होंगे, अपनी मर्ज़ी से रिटायर किसी जज को बैठा कर उन्हें कहेंगे कि ये फ़ैसला आपने लटकाना है। हालांकि जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक ये है कि अगर पटिशन दायर होगी तो उस पटिशन को आपने 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करना है, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये चाहते हैं कि 5 साल तक। वहाँ पर प्ली ये ली है तो जनाब, वहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो ट्राइब्यूनल बहुत ज़्यादा तेज़ लगा रहे हैं। ये फरमाइएगा, पिछली हुकूमत में जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 6-6 महीनों में फैसले हो गए थे। देखें, पिछली हुकूमत में आप मुझे एक बता दें कि इमरान खान साहब से किसी एक बंदे ने क्लेम किया हो कि इस हल्के के अंदर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और इमरान खान साहब ने कहा हो कि नहीं जी मैं इस हल्के को खुलवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सर मेरा तो सवाल नहीं है, लेकिन मेरा तो सिंपल सवाल है कि पिछली आप से मैंने सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत में जब तरीके इंसाफ की हुकूमत थी तो 6-6 महीने में जी मुझे सवाल की समझ आ गई है। हाँ जी, मुझे आप बताएं कि इस हल्के का है मामला, और इस हल्के के में 5 साल 7 साल लगे हैं और वो उसका क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसके ऊपर जरूर आपको जवाब भी दूंगा। नहीं, मुझे कोई एक बता देना जो 6 महीने में हो गया था। मैं नहीं तो कासिम सूरी साहब का नहीं, मुझे कोई एक बता दें कि जिस जगह पे नहीं हुआ, मेरे इंफॉर्मेशन के लिए ना, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया उसका कि किसी जगह पे पटिशन की तो उसमें 5 साल गुजरे। कासिम सूरी साहब का मशहूर ज़माना के। अच्छा देखें कासिम सूरी का जो मामला था, कासिम सूरी जीते हुए थे जिनको हराया गया था। कासिम सूरी का इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने फ़ौरन जो है वहाँ से डिसाइड होकर और वो सुप्रीम कोर्ट में आया था, और सुप्रीम कोर्ट में कोई 14 पेशियाँ हुई थी। 14 पेशियों के अंदर कासिम सूरी तो अवेलेबल रहे हर जगह, लेकिन कॉज लिस्ट जो है वो भी लगती रही, लेकिन जहाँ पर वो जो मुखालिफ थे वो खुद आकर पेश नहीं होते रहे। आप उसकी अगर डिटेल्स देखें ना तो आपको नज़र आएगा, आज उसके इश्तिहारी होने के जो है वो अखबारात में चस्पा किया जा रहा है कि आप जाकर वहाँ पर लगाएं कि ये पेश नहीं हुए, और ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर लिया गया था ना। नहीं मैदर साहब, स्टे लिया गया था ना। नहीं देखें, स्टे जो है लिया गया था, स्टे जो है उसके अंदर लिया गया था क्योंकि इलेक्शन जो वहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो फैसला आया था वो कासिम सूरी के खिलाफ आया था, तो उसने उसके ऊपर स्टे लिया था क्योंकि वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली थे। लेकिन उस स्टे को कोई उन्होंने मैनेज करके नहीं किया था, और उसको अगर आप देखें तो वो तारीखें मुख्तलिफ डलती रही थी, और तारीखें होने के बावजूद जो वहाँ पर उनके मुखालिफ हरीफ थे जो इन्होंने क्लेम किया था वो वहाँ पर पेश नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में। कासिम सूरी तो पेश होते रहे, अगर वो पेश होते, वो अपना मुकदमा लड़ते तो डेफिनेटली स्टे को ख़त्म करवाते, अगर उनका ख़त्म होना बनता था। लेकिन अगर वो खुद पेश ही नहीं हुए तो उसमें बताएं कि क्या इमरान खान ने कहा था कि आप पेश ही ना हो। चलिए ठीक हो गया। सलमा नईम हैदर मंजोता साहब, आपका शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आज नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं। आज खास तौर पर अपने क्रिकेट के हवाले से भी बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है, अपसेट शिकस्त हुई है, तो इसके ऊपर भी हमें बात करनी है कि क्यों पाकिस्तान का ये हाल हुआ है क्रिकेट में। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक
नाज़रीन, और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बारे में। यकीनन ये इस वक्त आप लोगों की दुखती रग है, मुझे बिल्कुल एहसास है, क्योंकि जो शिकस्त का सामना करना पड़ा एक नौमौलूद टीम से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, यकीनन उससे हर पाकिस्तानी गम और गुस्से का शिकार है। और कुछ लोग अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे कि वाकई ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप है और हम लोगों की जो एक परफॉर्मेंस है जिससे हमें अंदाज़ा होना था कि जनाब हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप देख लें कि अब क्या पता चल रहा है कि इसमें हम कितनी हाई होप्स रखें। लेकिन बहरहाल क्यों ऐसी सूरत हाल है और क्या वजह बनी शिकस्त की, और क्या ये कोई एक्सीडेंटल शिकस्त है और हमारी टीम दोबारा कम बैक करके वापस टूर्नामेंट में इन हो जाएगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेगी? क्या ऐसी कोई होप्स हम रखें या फिर हम वो कहते होते हैं कि इनकार ही समझें? तो कुछ ऐसी सूरत हाल, इस पर बात करेंगे जी। आज सलमान बट साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। तो सलमान, ज़रा यही आप जी सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका जैसी टीम, नौमौलूद टीम, अभी नई नई टीम बनी है और वो भी पाकिस्तान को इस तरह से ना सिर्फ एक टफ टाइम देगी बल्कि हरा ही देगी, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, अमेरिका तो क्वालिफायर भी नहीं है, यानी उन्होंने वर्ल्ड कप सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि वो होस्ट हैं। वो क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई भी नहीं कर सके थे, एसोसिएट मेंबर्स के दरमियान उनके भी वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे। आई थिंक कि हमारा एक जो है ना एक लगातार डिक्लाइन चल रहा है एंड वी कैन सी इट कमिंग। ये कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है, ये कोई ऐसा धचका नहीं है जो अचानक आपको शॉक लग जाए। अब अपनी परफॉर्मेंसेस देखिए, 2021 में लास्ट दिसंबर में हमने एक बायलैटरल सीरीज जीती थी और उसके बाद अभी आयरलैंड में हम जाके एक सीरीज जीते हैं, वो भी आयरलैंड पहला मैच जीती है और 2 पाकिस्तान जीता है। आपके ए टीम मिले तो आप हार जाते हैं, बी टीम मिले तो आप हार जाते हैं, सी टीम मिले तो आप हार जाते हैं। लेकिन मजे की बात है कि प्लेयर वही के वही, प्लेयर नहीं तब्दील हो रहे, वही शादाब, वही बाबर, वही फखर जमान, वही सारे लड़के 8-10 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस है कि आती नहीं, और रैंकिंग है कि वो बार बार बताई जाती है कि जी वर्ल्ड नंबर 1 हो गए, T20 में ये रिकॉर्ड बना दिया फलाना। ये वही टीम है जिसके 3-4 प्लेयरों के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है और टीम कहीं नजर नहीं आती। तो आई गेस कि ये एक प्रोसीजरल डाउनफॉल है, यानी कि एक लगातार एक प्रोसेस के थ्रू एक डाउनफॉल चल रहा है कि आप T20 में फोकस्ड हैं और T20 भी आपके हाथ से निकल गया। और ये GNN के प्लेटफॉर्म पे हम 3 साल से यही बातें बता रहे हैं और आज वो आपके सामने आ रही हैं। हो सकता है आपको 1-2 मैच जीत जाएं, कुछ अच्छा कर दें, बारिश हो जाए, कोई किसी का मैच खराब हो जाए, हो सकता है आप आगे आ जाएं। ऐसे ही पिछले वर्ल्ड कप में पहुंचे थे। हाँ, लेकिन ये वो जब हम ऐसी चीजों पे खुश हो जाते हैं ना और फैक्ट्स पे पर्दे डालते हैं और असल चीज को ठीक नहीं करते, तो फिर वो चीज बार बार अनलीश होती है। अच्छा बट साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो टीम हमारी मैच आ रही है, जिस तरह से आ रही है, तो जैसे आपने कहा कि अभी ये क्वालिफायर भी नहीं है अमेरिका, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए तो इन हालात में तो लगता है ये भी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, ये तो उस राउंड में ही हार जाएंगे? जी, ये बड़ा मुश्किल है क्वालिफाइंग राउंड, इससे टीमों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वेस्ट इंडीज क्वालिफाइंग राउंड से आई है वर्ल्ड कप में पिछले में, श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड से आई है पिछले वर्ल्ड कप में। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हम अपना प्रोसेस ठीक नहीं कर रहे। हमारे 15 साल हो गए, हमारी टीम ए टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी या साउथ अफ्रीका गई थी, 15 साल हो गए। दूसरी टीमें क्या करती हैं कि जब टेस्ट मैच या कोई सीरीज होती है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले उनकी ए टीम जाती है, वो पहले से जाके सारा कुछ असेस कर लेते हैं और फिर उसमें से लड़कों को वो पिक करते हैं। हमारा तो बैकअप ही कोई नहीं है, यानी 21 क्या है? अभी आपने बड़ा राइटली ये मेंशन तो कर दिया कि 3-4 साल से आप ये देख भी रहे थे और आप मेंशन भी कर रहे थे, और बिल्कुल सही आपने बात की, हमारे भी प्रोग्राम में आपने इस पर नज़र भी डाली। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पर है? क्योंकि प्लेयर्स तो हमारे पास यही हैं, यही प्लेयर्स जैसे आपने कहा इनफरादी तौर पर कुछ के बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स भी बन रहे होते हैं, परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, लेकिन टीम कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स आपके पाथवे में है, आपके ग्रास रूट्स में है। अगर मैं इस मैच के डायसेक्शन करूं तो बैटिंग यूएसए ने हमसे बेहतर की, बॉलिंग उन्होंने हमसे बेहतर की, उनकी फील्ड प्लेसिंग हमसे बेहतर थी, कप्तानी बेहतर थी, कैचिंग बेहतर थी और वो पैनिक नहीं लग रहे थे। पाकिस्तान की टीम में ऐसे लगता था हवाइयां उड़ी हुई। आपके कप्तान कभी किसी पे चीख रहे, कभी किसी पे चीख रहे हैं। आपके फील्डर हैं, वो स्लिप में इतना पीछे खड़े हैं जहां पे बॉल कैरी नहीं कर रहा। 2-3 हमने कैच छोड़े हैं कल। आप देखेंगे सुपर ओवर में फखर जमान सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला पाकिस्तान का प्लेयर है, वो स्ट्राइकर पे नहीं आया,
वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा हो गया और सामने तखारा आ गया, 3 बॉल वो खेल के आउट हुआ, 3 शादाब ने खेल लिए। तो आपका जो मेन स्ट्राइकर था, आपकी कितनी पुअर स्ट्रेटेजी है कि वो सामने ही नहीं आया। और आपका जो बेस्ट दुनिया का प्लेयर है उसने अपने आप को सुपर ओवर में बैटिंग नहीं दी क्योंकि उसे पता है कि वो हिट नहीं मार सकता। तो आप ये सोच लें कि आपकी जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है ये कितना बड़ा ब्लफ है लोगों के साथ। लेकिन अच्छा, सलमान, ये तो वो चीजें हैं जो ऑन ग्राउंड प्लेयर्स जो हैं वो कर रहे हैं, मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, जो हमें नजर भी आ रही हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है वगैरह वगैरह। आप समझते हैं कि जो टीम की मैनेजमेंट है उसका कोई किरदार है कि इस हद तक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब हैं और एक स्ट्रेंथ में हमें नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि मैं तो अभी उस दिन देख रही थी कि 5-6 तो कोचेज ही हैं मुख्तलिफ किस्म के जो टीम के साथ है। तो फिर ये इतनी बड़ी जो मैनेजमेंट और इतने कोचेज की जो पूरी जफर मौज रखी हुई है, उसका फ़ायदा क्या है? समीना, ये 15 लोग हैं टीम के साथ, 5-6 नहीं है, ये 15 हैं। और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ये 17 थे। ये ऐसा है कि दूसरी टीम अगर ना आए तो हम आपस में भी मैच खेल सकते हैं, फिर भी हमारे पास दोनों के पास होंगे। अच्छा, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट जी। लेकिन तो फिर क्यों परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? बात तो ये है ना, चले आपने 17 भी साथ रखे हुए हैं तो कुछ नजर भी तो आ रहा हो ना उसका इफेक्ट। देखिए, लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है, कोई मेरिट पे थोड़ी है, कोई काम थोड़ी करते हैं। ये आप मुझे बता दीजिएगा कि इतने ज्यादा लोग किसी टीम के साथ होना तो उनकी रीजनिंग होती है। कोई स्लीप साइंटिस्ट होता है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, कोई कुछ होता है। हम तो सिर्फ नाम टाइटल बदलते रहते हैं। किसी को हम हाई परफॉर्मेंस कोच बना दे, परफॉर्मेंस टीम की नहीं आ रही, हाई परफॉर्मेंस कोच है। एक कोच है, एक हेड कोच है, एक असिस्टेंट कोच है, एक बॉलिंग है, एक बैटिंग है, एक जो है वो स्पिन बॉलिंग का कोच है और एक फास्ट बॉलिंग का कोच है, फिर एक इन सारे कोचों का कोच है, फिर एक उसके ऊपर मैनेजर है, एक सीनियर मैनेजर है, 2 डाटा एनालिस्ट हैं, एक डॉक्टर है, एक मैस्योर है, और फिर एक एंटी करप्शन का बंदा साथ है, कोई होंगे कोई एंटी करप्शन वाले भी साथ। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा कंटिजेंट है। फिर सोशल मीडिया वाले साथ है, फिर आपका मीडिया मैनेजर साथ है, और आपकी जो टीम है असल में उसमें क्रिकेट की स्किल्स, उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसी होगी, मैच कैसे खेलेंगे, आपको नहीं मालूम। आप 200 करने गए उस पिच पे जिस पे 200 करना इस तरह से पॉसिबल ही नहीं था। इसकी अप्रोच 170-175 वाली थी, लेकिन आप पावर प्ले में गलत शॉटें मार के 3 विकेट गवा बैठे, उसके बाद आपका मोमेंटम ही नहीं बना। आ गया। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, अभी आपने चीखने की बात की तो खबरें तो ये आ रही हैं कि बाद में कोच जो हैं वो बड़ा चीखे हैं पूरी टीम पे, और उसके अलावा जो कप्तान है वो भी नाराज़ नज़र आए और उन्होंने भी बॉलर्स की खासी क्लास की। तो आप क्या समझते हैं कि इस क्लास से या इस चीखने से कोई रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि अगला मैच तो इंडिया के साथ है, तो उसमें तो वैसे ही आप आधा मैच तो दबाव में हारे होते हैं पहले ही, और अब इस हार का और दबाव है। देखिए, इंडिया के साथ मैच है, नो डाउट कि वो प्रेशर गेम होती है, लेकिन वो जिस पिच पे होनी है ना वो बड़ा अनइवन है, बड़ा अनसर्टन पिच है, उस पर लोगों को गेंद भी लगे हैं। तो वो एक ऐसा मैच है जो वाइड ओपन है पिच की वजह से। वो एक आर्टिफिशियल इन्होंने ड्रॉप इन लगाई है और वो सारा ग्राउंड क्रिएट किया है, इन्होंने घास बिछाई है, स्टैंड भी कहीं से मंगवा के लगवाए हैं। यानी आईसीसी को भी 2.5 साल से पता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी ग्राउंड में मैच रखा है जो नई बनी है, जिसकी पिच ही ठीक नहीं है, और वहां पे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच उन्होंने रख दिया है उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स देखते हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो एक ऐसा पिच है जहां पे अनसर्टेनिटी है। एक भी स्पेल किसी का सही लग गया, किसी की लक काम कर गई तो वो टीम ऊपर आ सकती है। लेकिन इससे पाकिस्तान के मसाइल इस मैच को जीतने से खत्म नहीं होंगे। पाकिस्तान को अपनी ग्रास रूट और पाथवे पे काम करना है। और आपके जो कोच हैं वो तो बेचारा अभी 3 मैच पहले तो टीम को ज्वाइन किया, मुझे तो डर है कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो जाए जो हो रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो सलमान, बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि जब बार बार लीडरशिप बदलती है, पहले हमने देखा 2-1 सालों में ही कितने सारे आपके चेयरमैन पीसीबी बदल गए हैं, कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, कभी नजम सेठी आ रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो ये आपको लगता है कि रैपिड चेंजेस जो हैं उसकी वजह से भी कोई एक बंदा हो जो अपनी कोई पॉलिसी या जो भी उसकी स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसके कुछ रिजल्ट्स हमें देखने का वक्त तो मिले उसे, लेकिन यहाँ पर इतनी चेंजेस आ जाते हैं तेज़ी से कि वो उससे पहले ही लग रहा है कि कोई सेटल ही नहीं हो पाता और पहले ही सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। डू यू थिंक कि रैपिड चेंजेस और नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन पीसीबी उसकी वजह से भी कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, नॉन क्रिकेटिंग से तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके सक्सेसफुल भी जो रहे चेयरमैन वो नॉन क्रिकेटिंग ही थे। बट द पॉइंट इज कि यस, टू मेनी चेंजेस जो है वो किसी को भी अनसर्टन कर देते हैं, अनसेटल कर देते हैं। और ये चेंजेस सिर्फ ये बजाते खुद नहीं तब्दील होते, ये पूरा 5-7 का एक हायरार्की साथ आती है, वो फिर आके पॉलिसीज में टिकरिंग करती है, वो किसी को भी सेटल नहीं होने देते। और अगर आप पीसीबी चले जाएं
तो आपको नजर आएगा कि चेहरों पे लिखा हुआ है कि कुछ पता नहीं क्यों होना है। वो सब बंदा ऐसे लगते हैं कि एक वो बैठे हुए हैं इसमें कि पता नहीं क्या होना है। दे आर सो केयरफुल, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर जा रही है, इसका विजन क्या होना चाहिए, इसका नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान क्या है। हर बंदा तो अपने सर्वाइवल के लिए वो केयरफुल हुआ हुआ है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, मैं इधर रह जाऊं, मेरा काम चल जाए। तो ऐसे में प्रोग्रेस तो नहीं होती, आप तो सिर्फ अपनी केयर टेकिंग करते रहते। बट साहब आप साबिक क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, तो आपने नहीं कभी सोचा कि आप जाके पीसीबी के चेयरमैन को, मोहसिन नकवी साहब को कोई तजवीज़ दें और उन्हें बताएं दिल से अपने कि जनाब बतौर क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से टीम को बेहतर हो सकती है? देखिए जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, हमारे इंस्टीट्यूट में वो एक टूर्नामेंट पे आए थे, तो मैंने उन्हें अपनी इंस्टीट्यूट की जो क्रिकेट का हमारा पाथवे बनाया हुआ है उस पर ब्रीफ किया था। और वो सारी दुनिया के सामने एक मॉडल है कि जाके देखें कि 2 साल में कितनी सक्सेस वहां से बच्चे कहाँ कहाँ खेले और क्या क्या उनकी परफॉर्मेंसेज है। बट द पॉइंट इज कि जो लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए वो उनसे कहीं बाहर निकलेंगे, उनके अलावा उनको कॉम्पिटेंस का पैमाना क्या है, कॉम्पिटेंस जज करने का। मुझे बताएं कौन सा इश्तेहार दिया गया, कौन सा इंटरव्यू हुआ है, किस बंदे के सर्टिफिकेट देखे हैं, किसकी क्वालिफिकेशन देखी है। वो होता ही है कि जिसका जो दिल करता है वो उसको जो मर्जी लगा नवाजने का अमल नजर आता है। बिल्कुल ठीक, वेरी राइट। और जब हम अपनी क्वालिफिकेशंस का कोई मसला ही नहीं है। आप देख लें आपके वाहिद हेड कोच हैं या डायरेक्टर, टीम डायरेक्टर आते हैं जिन्होंने कोचिंग के ना लेवल 1 किया होता है, ना 2 किया होता है, ना 3 किया होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो आके टीम डायरेक्टर्स लग जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। और जो ये पॉलिटिक्स हमारी क्रिकेट को भी इस वक्त जिस तरह से ख़राब कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उसका हमें अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन बहरहाल अभी चूँकि टूर्नामेंट कंटिन्यू, हम उम्मीद करें कि शायद पाकिस्तानी टीम वापस अपनी फॉर्म में आए। लेकिन मैं इस बात से बड़ी वैसे एग्री करती हूँ जो सलमान ने बात की है कि हमें सिर्फ तुक्केबाजी पे नहीं रखना चाहिए इन्हें, बल्कि हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। भले आप अच्छी क्रिकेट खेल के हार भी जाएं तो उसका तकलीफ और दुख नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर अभी क्रिकेट हमारी बाई चांस ही चल रही है। बहरहाल लेकिन समीना देखिए, अब सुपर, चले मान लिया कि आपने बड़ा मुकाबला कर लिया और बात सुपर ओवर तक पहुँच गई, लेकिन जब आप सुपर ओवर ही 9 गेंदों का करेंगे और उसमें 19 स्कोर खा लेंगे तो फिर कहाँ? लेकिन मेरा तो इस बात पे भी इवन एतराज है कि सुपर ओवर तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए। यूएसए जैसी टीम के साथ आप तगड़ा मुकाबला करेंगे, ये सबसे प्रॉब्लम है, बड़ी बात की बात है। नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी तौर भी नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आप ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करें या आप इंग्लैंड से करें, इंडिया से करें। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में जितने स्कोर खाए हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लग रहा था जैसे क्लब का कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है। वक्त खत्म हो गया। सलमान, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।